नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ एट 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं, और आज न्यूज़ एट 10 में हम तमाम खबरों की बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से बात होगी संसद की कार्यवाही को लेकर के, जिसमें आपको बता दें कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र है वो लगातार जारी है और आज सुबह 11 बजे सत्र शुरू होगा। आज 9वां दिन है सत्र का, और 9वें दिन क्या कुछ विधायी कामकाज सूचीबद्ध हैं उस पर करेंगे चर्चा आज के अब से कुछ ही देर में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में सेंधमारी देखने को मिली, उस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी उस पर भी हम बात करेंगे। वहीं इसके अलावा अगर खेलों की बात करें तो खेलों में भी काफी इंटरेस्टिंग आज होने वाला है। दरअसल भारत और दक्षिण अफ्रीका का T20 मुकाबला आज है और उस मुकाबले पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई। तो इन खबरों के अलावा और भी तमाम खबरें अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी के साथ न्यूज़ एट 10 की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 पर चर्चा रहेगी जारी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ब्रिटिश काल के आपराधिक विधेयक की जगह लाए गए 3 नए विधेयकों को चर्चा और पारित करने का करेंगे प्रस्ताव। गृह मंत्रालय ने संसदीय सुरक्षा में सेंध से जुड़े मामले की जांच का दिया आदेश। सीआरपीएफ महानिदेशक के नेतृत्व में जांच समिति गठित। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए धारा के तहत मामला किया दर्ज। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग जांच को दी मंजूरी। बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के लेन देन को लेकर जांच को मिली हरी झंडी। डेमोक्रेट्स ने इस कदम को बताया राजनीति से प्रेरित। यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता पर ब्रुसेल्स में उच्च स्तरीय सम्मेलन आज। 50 बिलियन यूरो के व्यापक आर्थिक पैकेज पर भी यूरोपीय संघ के नेता करेंगे विचार। खेलों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला आज। सीरीज बराबरी के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का जर्मनी से होगा सीधा मुकाबला। भारतीय टीम की जीत की लय को बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह बनाने पर होगी नजर। तो ये थी हेडलाइंस, और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत, जहां संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। संसद में आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। वहीं लोकसभा में आज पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चल रही चर्चा जो है वो यूं ही जारी रहेगी। विधेयक के पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इन तीनों विधेयकों पर सदन में एक साथ चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन विधेयकों के पारित होने से जम्मू कश्मीर विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा में भी 33% महिला आरक्षण लागू हो सकेगा। लोकसभा पहले ही इन दोनों विधेयकों को पारित कर चुकी है। वहीं भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर डीडी न्यूज से विशेष बातचीत की भाजपा सांसद सतपाल सिंह ने। क्या कुछ कहना है उनका इस कानून को लेकर, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी सांसद सतपाल सिंह हमारे साथ है। सर, जो न्याय संहिता को लेकर जो बिल है, पुराना बिल वापस लिया गया चूंकि उसमें स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव के साथ एक नया बिल लिखा गया। सीआरपीसी आईपीसी में जब बदलाव होगा और जो कहा जा रहा है कि जो देरी होती है न्याय पाने में, तो काफी हद तक उस समस्या से निपटा जा सकेगा जब ये नया ये जो बिल है दोनों सदनों से पारित हो जाएगा। नई एक न्याय संहिता नई जो लागू हो जाएगी, उससे बहुत दिक्कतें दूर होंगी पीड़ितों की।
देखिए, पहले हमारा जो जिसको अंग्रेजी काल के जो कानून बोलते हैं उनके लिए मुख्य बात थी, जो आरोपी है, जो एक्यूज है, उसके बारे में जिसको हम बोलते हैं एक्यूज सेंटर्ड जो हमारे कानून थे। और जरा सी उसमें मतलब जो है, चाहे वो कहते हैं कि 99 में जो है आरोपी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। हम लोग जो है जो हम विक्टिम सेंटर्ड जो जिसको हम कहते हैं जो कंप्लेंट है, ये सेंटर ताकि कॉमन आदमी को, सामान्य आदमी को न्याय मिल सके, ये इन बिलों का जो है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। उम्मीद है कि इसी सत्र में दोनों सदनों से पारित हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है और होना भी चाहिए। हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। 150 वर्षों से हम ये देश जो है, कम से कम 75 वर्षों से जब से देश आजाद हुआ है, इन कानूनों को, इन कॉलोनियल कानूनों को हम ढो रहे हैं। अब हम आजाद देश हैं, हमारे अपने कानून आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरपीसी और आईपीसी में बदलाव से जुड़ा जो महत्वपूर्ण विधेयक है, पुराना बिल वापस लिया गया है और नया बिल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया है, जिस पर चर्चा भी जल्द होगी। उम्मीद यही है कि जब दोनों सदनों से बिल पारित हो जाएगा तो जो न्याय संहिता, नई न्याय संहिता वो लागू होगी, जिससे जो पीड़ित है उनको जल्द से जल्द न्याय मिलने में आसानी होगी। कैमरामैन लोकनाथ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा होने का रुख करेंगे। राजेश, जिस तरीके से बात की जा रही है, आज अगर देखा जाए तो आज 9वां दिन है सत्र का, और 9वां दिन भी बेहद खास और बेहद अहम होने वाला है। कई सारे ऐसे विधेयक हैं ऐसे जो कि आज पटल पर रखे जाएंगे, और वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो जो चर्चा कल चल रही थी वही चर्चा आज वहां भी जारी रहेगी। हाँ, देखिए, बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया था कि कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो है वो राज्यसभा से पारित हुआ, और इसी के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का जो सपना है वो सपना साकार होने के लिए वो आगे बढ़ा। कल राज्यसभा में इसको पारित करवाया। और अगर आज की बात करें, आपने तमाम अधिकारियों का जिक्र भी किया। जो जम्मू कश्मीर में महिलाओं को आरक्षण देने का जो मसला है, या फिर पुडुचेरी में जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मसला है, वह जो दूसरा संशोधन विधेयक लेकर गृह मंत्री आएंगे, वह बेहद ही महत्वपूर्ण विधेयक होगा और उस पर तमाम लोगों की नजरें जो है वो टिकी हुई होंगी। पोस्ट ऑफिस विधेयक भी आपने जिक्र किया, वह भी काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। और सदन के भीतर आपने कहा कि 9वां दिन है। निश्चित तौर पर यह शीतकालीन सत्र इसलिए भी यादगार रहेगा क्योंकि कई वर्षों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि जो विधायी कार्य है स्मूथली चल रहे हैं, और से संसद का जो कामकाज है उसको शाम में राज्यसभा जो है वो 6 बजे खत्म कर देती है, और लोकसभा जो है वो भी 6:30-7 बजे तक लोकसभा का कामकाज भी निपट जाता है। यह नजारा काफी दिनों के बाद जो है वो कृतिका देखने को मिल रहा है। नहीं तो कई वर्षों से हम देख पा रहे थे कि लगातार सदन के भीतर और सदन के बाहर शोर शराबा और हंगामा जो है वो विपक्ष के द्वारा बरपाया जाता रहा है, और जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। सत्ता पक्ष को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार इस शीतकालीन सत्र में विपक्ष का जो रवैया है वो सहयोगात्मक है, और शायद यही वजह है कि शीतकालीन सत्र में अब तक सब कुछ ठीक ठाक जो है वो दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ कल के दिन को अगर छोड़े तो लोकसभा में जो एक व्यक्ति के कूदे जाने के बाद जो गहमा-गहमी की स्थिति देखने को मिली है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था संसद में आज बहुत कड़ी कर दी गई है। जब हम तमाम रिपोर्टर्स जब यहाँ पहुंच रहे थे, चप्पे पर पुलिस जो है वो पहचान पत्र देख रही है, कई तरह के। ठीक है, शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप अपनी नजर लगातार इस पर बनाए रखिएगा। तो जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर अब गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा में सेना से जुड़े इस पूरे मामले की जांच के जो निर्देश हैं वो दे दिए हैं। इसके लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है, और इस समिति में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। ये जांच समिति संसद की पूरी सुरक्षा में चूक के कारणों की जांच करेगी। ये समिति चूक का पता लगाने के साथ साथ जरूरी सुझाव भी देगी। जांच समिति संसद में सुरक्षा सुधार संबंधित सुझावों साथ ही सिफारिशों के साथ साथ अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपेगी। गौरतलब है कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बीते कल 2 युवक अचानक से दर्शक दीर्घा से कूद गए थे, और जब यह घटना हुई उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। इन युवकों के पास कलर स्मोक था। सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ते हुए सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया, और वहीं रंग गुलाल के साथ सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे 2 आरोपियों को ट्रांसपोर्ट भवन के सामने से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया।
लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर चिंता जताते हुए एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। बाद में ये बताया गया कि फिलहाल दर्शक दीर्घा पास जारी नहीं होंगे और साथ ही सांसदों के जो निजी सहायक हैं उनका भी प्रवेश फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और संसद में सेंध लगाने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस पूरे मामले में स्पेशल सेल ने कई टीमें गठित की हैं। स्पेशल सेल की फॉरेंसिक टीम भी जांच में शामिल होगी। सभी आरोपियों के फोन जब्त करने को लेकर के स्पेशल सेल लगातार छापे मार रही है। संसद की सुरक्षा चूक के बाद एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि जांच पूरी होने तक विजिटर पास जो है वो बंद रहेंगे। और चलिए अब बात करते हैं आज की। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है और ये दिन ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्या है ऊर्जा संरक्षण और भारत ने इस दिशा में क्या कुछ अहम कदम उठाए हैं, आइए जानते हैं आज के न्यूज लेंस के इस खास सेगमेंट में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिवस ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से आयोजित किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को रोकना और कम से कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्यों को पूरा करना। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर जागरूकता फैलाना और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भारत ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत सौर ऊर्जा क्षमता, पवन ऊर्जा क्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर आता है। 2014 के बाद से स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 128% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कई पहल की गई हैं। प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना PAT ये योजना ऊर्जा बचत का प्रमाणीकरण करती है। ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को सुधारने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र प्रदान करती है। मानक और लेबलिंग, इस योजना के तहत उपकरणों का मानक तय कर लेबलिंग की जाती है। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC, ये तकनीक नई व्यावसायिक इमारतों के अनुमोदन के लिए विकसित की गई थी। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। पेरिस समझौता, ये जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 से नीचे अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। पेरिस समझौते के अनुरूप 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्व स्तरीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तय करने का लक्ष्य तय किया गया है। मिशन इनोवेशन MI, ये स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए भारत सहित 24 देशों और यूरोपीय संघ की एक वैश्विक पहल है। यूं तो कोई भी दैनिक उपयोग के बहुत से विद्युत उपकरणों की अतिरिक्त ऊर्जा को बचाकर ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है, जैसे बिना उपयोग के चलते हुए पंखों, बल्बों, समरसेबिल और हीटर आदि को बंद करना ऊर्जा संरक्षण का सबसे कुशल तरीका है, जो ऊर्जा संरक्षण अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 के समारोह में हिस्सा लेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेषण पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को सम्मानित भी करेंगी। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी?
1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। NPS में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके NPS की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 10 देख रहे हैं आप, और इसी के साथ चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। जहां तेलंगाना में विधानसभा अध्यक्ष का आज चुनाव होगा, इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा में बैठक के दौरान होगा। गौरतलब है कि तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 64 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत में है। भारत राष्ट्र समिति ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी या नहीं। भारत की मेजबानी में जारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो जाएगा। इससे पहले बीते कल सभी सदस्य देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया। इसके तहत सदस्य देश समावेशी अनुकूलन के लिए वैश्विक AI ढांचे की दिशा में काम करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में जारी इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। PM ने AI के नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा तैयार करने के लिए मिलकर काम करने पर बल दिया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस दिशा में सभी देश मिलकर काम करेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रेस वार्ता कर महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर सराहना की। मनसुख मांडविया ने कहा कि महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। कोई महिला एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप करे और वो स्टैंड अप होना चाहते हैं, अपने क्षमता पर खड़ी होना चाहती है, 10 लाख से 1 करोड़ की बैंक से सहाय मिले, उसके लिए भारत सरकार ने योजना चालू की। उसके लाभार्थी 80% महिलाएं हैं। मुद्रा योजना की हम बात करें तो मुद्रा योजना की 68% लाभार्थी
महिलाएं हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका लाभ लेके हमारे देश की महिला आज सशक्त और संबल हो रही है। इसके बाद मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें महिलाओं की भूमिका अहम होगी। भारत सरकार ने हेल्थ विभाग ने जो प्रयास किया है उसका आउटपुट आज दिखने लगा है। आने वाले दिनों में हमारे देश की महिलाएं, जब हम आज़ादी का अमृत काल से पास हो रहा है और मोदी जी ने 2047 यानी कि देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो उस वक्त भारत विकसित राष्ट्र बने और ये विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे देश की महिलाओं की भूमिका बराबरी की हो, बढ़ चढ़ के हो। वहीं देश की प्रतिभाओं को सामने लाने और कौशल मानकों को ऊपर उठाने के लिए इंडिया स्किल्स 2023-2024 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश की प्रतिभाओं के कौशल को एक नई पहचान मिलेगी। इसमें अंतिम पुरस्कार के रूप में प्रतिभागी को 2024 में लियोन, फ्रांस में वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिलेगा। इस भव्य आयोजन के लिए स्किल इंडिया डिजिटल वेबसाइट पर पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। इंडिया स्किल्स की हमने शुरुआत करी जिससे कि हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। लास्ट ईयर हमारे टीम्स ने वर्ल्ड स्किल में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछले 10-12 साल में हम 39th रैंक से 13th रैंक पे आ चुके हैं। सो इंडिया स्किल में इस बार हम बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। हम सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस तक जा रहे हैं सो दैट कि यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर सके। उनके लिए सबसे बड़ा अच्छा मौका क्या है कि वो जिस स्किल में जो सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसी को न केवल राज्य स्तर पे, देश स्तर पे, और वहाँ से अगर जीतते हैं तो उनको अवार्ड्स भी मिलेंगे और वो लियोन में वर्ल्ड स्किल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी दौरे के दौरान काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु के लोगों में काशी तमिल संगमम को लेकर काफी उत्साह है। इस बात को डीडी न्यूज से साझा किया काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पहली बार तमिल मूल के सदस्य बने के वेंकटरमन घनपाठी ने। काशी तमिल संगमम एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी आएंगे 17 तारीख को और 18 को भी रहेंगे। काशी तमिल संगमम चूँकि तमिलनाडु के लोगों को यहाँ पर आने के साथ शुरू होगा और तमिलनाडु से ही हैं के वेंकट घनपाठी जी, जो कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सदस्य भी हैं और तमिलनाडु से आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर दर्शन की व्यवस्था से लेकर काशी में भ्रमण तक का सारे कार्यक्रम को देखते हैं। आप चूँकि पिछले बार भी जो काशी तमिल संगमम हुआ था उसमें आपने काफ़ी योगदान दिया था, इस बार जो होने जा रहा है इसको आप कैसे देखते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री जी आएंगे इसके उद्घाटन के लिए? देखिए, हम लोग का परम सौभाग्य है क्योंकि जो तमिलनाडु के प्रत्येक गांव में काशी के प्रति अटूट श्रद्धा कि एक बार जीवन में काशी आना है, गंगा स्नान करना है, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करना है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में आस्था है। जो पिछले साल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा प्रथम बार काशी में तमिल संगमम का आयोजन हुआ था, उसको लेके हर गांव में लोगों में उत्साह है क्योंकि लोग काशी आए, काशी आके गंगा स्नान किए, भगवान का दर्शन किए। जो काशी का गंगा आरती हो, चाहे काल भैरव का दर्शन हो, चाहे काशी की बनारसी साड़ियाँ हो, सबको लेके वहाँ के लोग में बहुत ही उत्साह है। और इस बार का जो तमिल संगमम है, जो पिछले 1 महीना से इसके बारे में चर्चा चल रहा है, लेकिन कई दिनों से गांव-गांव से फ़ोन आ रहा है कि फिर से तमिल संगमम हो रहा है, हम लोग आने को इच्छुक हैं। इसके लिए क्या करना है कि वहाँ से प्रत्येक दिन फ़ोन आते जा रहा है। जो वहाँ पे लोग हैं तमिलनाडु के, उनका फ़ोन आता जा रहा है इनके पास और इसका मतलब है कि लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्सुक हैं ये काशी आने के लिए। और काशी तमिल संगमम जैसा कि पिछली बार काफ़ी सफल रहा, इस बार भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसका उद्घाटन 17 दिसंबर को होने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि तमिलनाडु के लोग जो उनके जीवन में एक बार काशी आने की सोच होती है, इस काशी तमिल संगमम में पूरी कर पाएंगे।
और चलिए न्यूज़ 10 में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें भी लगाईं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्येंद्र जैन को अपने इलाज के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का भी अधिकार दिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय स्थिति में विचार किया जाता है। इस मामले में अदालत अब आज फिर से सुनवाई करेगी। और न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज़। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 10 में। बुलेटिन में बढ़ते आगे, जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली को स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में जाना जाता है। अपने स्थापना के बाद से ही एम्स ने लोगों के बीच में एक विश्वास की जगह बना ली है। बीते 9 साल में एम्स में मरीजों की सुविधा के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। रोगी उपचार, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एम्स नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। एम्स इन उम्मीदों पर खरा उतरा है। एम्स न केवल चिकित्सा शिक्षा में नंबर 1 बना हुआ है, बल्कि कायाकल्प में स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। एम्स में हर दिन 25 से 30 हजार मरीज आते हैं। करीब हर साल 45 लाख मरीज ओपीडी में इलाज कराते हैं। हर साल 2.5 लाख मरीज भर्ती होते हैं। करीब 2,30,000 हर साल सर्जरी की जाती हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीते कुछ सालों में मरीजों की सुविधा के लिए एम्स में कई कदम उठाए गए हैं। बेसिक मंत्र है कि हमारा आज के दिन में कि गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी में काफ़ी फोकस है। आप देख सकते हैं कि हमारा कितना सारा चेंजेस आया है यहाँ पर, स्पेशली विद दी ई गवर्नेंस। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन आज के दिन देखा जाता है तो सारा हमारा ई ऑफिस में चलता है और थोड़े दिन में हम सारा सिस्टम्स को रख के हम हॉस्पिटल भी कम्प्लीटली पेपरलेस बनाना चाहते हैं। और सेकंड फोकस हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि पेशेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल्स बढ़ाना है। देख सकते हैं कि कितने इनिशिएटिव्स पेशेंट के लिए आए हैं और ये अभी आगे टाइम में बढ़ते जाएगा इसके लिए। जहां एक और एम्स में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं 300 अतिरिक्त इमरजेंसी बेड तैयार किए जा रहे हैं। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इमरजेंसी में डैशबोर्ड बनाया गया है, जहां बेड की संख्या का पता चलता रहता है।
इस तरीके से कोई भी मरीज अगर यहाँ पर आता है तो वो देख सकता है कि कितने बेड खाली है, कितने बेड फुल है और कितने बेड की कैपेसिटी है, और ये हर कोई देख सकता है। और ये पारदर्शी व्यवस्था इसलिए भी की गई है ताकि लोगों को पता चले कि कितना कि बेड खाली है और नहीं है। पेशेंट डिमांड इतना बढ़ रहा है तो उसके कारण हम अपना एक एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं जिसमें हम 3000 बेड्स और लगाएंगे उसमें, और प्लस उसमें 300 इमरजेंसी बेड्स होंगे, मॉड्यूलर ओटी होगा। बढ़ते मरीजों की संख्या के बावजूद एम्स ने मरीजों की सुविधा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। जांच के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन सुविधा को बढ़ाया गया है। खून जांच से लेकर और दूसरी जांच सुविधा के समय को बढ़ाया गया है और सैंपल को एक ही छत के नीचे लिया जाता है ताकि मरीजों को इधर उधर ना भटकना पड़े। इसके लिए स्मार्ट लैब की व्यवस्था की गई जो 24 घंटे काम करता है। इससे सुविधा में 20% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले 12 बजे तक कलेक्शन टाइम होता था, अब वो टाइम 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हमारा एक स्मार्ट लैब है और इस स्मार्ट लैब में विट्रस टेक्नोलॉजी से एक ऐसे हमारे ऑटोमेशंस हैं जिसमें हम करीब 50 टेस्ट विद इन 2 to 3 आवर्स कर सकते हैं और डेली 50,000 रिपोर्ट निकलती हैं और इट इज़ बेस्ड ऑन ड्राई केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, जिसके कारण 2 करोड़ लीटर पानी साल का सेव हो सकता है। सो इसके कारण हमने देखा है कि 15% डायग्नोस्टिक लैब जो टेस्ट होते हैं उनमें भी बढ़ावा आया है। एम्स में गरीब से गरीब मरीज भी इलाज के लिए आते हैं। एम्स में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। आयुष्मान भारत के लाभार्थी का इलाज एम्स में मुफ्त में होता है। अभी तक एम्स में 19,000 से अधिक आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का इलाज मुफ्त में हुआ है और 6 लाख से ज्यादा कार्ड जारी किए गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत अब किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी उसके अंडर आता है और इसके कारण हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो डोनेशंस करें, बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन करें। इन एडिशन टू दैट दवाइयाँ 50 to 90% ऑफ देयर कॉस्ट मिल रही हैं। मरीजों को सस्ती दवा मिले, इसके लिए एम्स में 4 अमृत फार्मेसी स्टोर खोले गए हैं जहां 50 से 90% तक दवाइयां सस्ती मिलती हैं। एम्स में जन औषधि केंद्र भी खोला गया है जहां मरीज को फ्री में दवाएं मिलती हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 7,500 वर्ग फुट का तिरंगा अब दिल्ली पहुंच चुका है, जहां हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की एक पहल के तहत राष्ट्रीय ध्वज को भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में फहराया जा चुका है। 75 किलोग्राम का राष्ट्रीय ध्वज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और ये देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का विश्व रिकॉर्ड भी बना चुका है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। ये है भारत की आन बान और शान तिरंगा। तिरंगा भी कोई छोटा नहीं बल्कि 7,500 फुट का। जी हाँ, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान यानी HMI इस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर देश ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में इसे लहरा चुका है। अब इसे देश की राजधानी दिल्ली लाया गया है। यहाँ एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहाँ इसे विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को सिक्किम में हिमालय की ऊंची चोटियों से पवित्र मिट्टी और वहां का जल भी भेंट किया गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस तरह की पहल युवाओं में साहस और देशभक्ति को बढ़ावा देती है। तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे जवान कुर्बान होते हैं, पूरा देश कुर्बान होता है। ये हमारी शान है, तिरंगा हमारा गौरव है। 2 साल से लगातार सिक्किम से इसकी शुरुआत हुई थी। अंटार्कटिका तक जहाँ -35 पर वहाँ का मौसम रहता है, वहाँ तक फहराने के बाद विभिन्न शहरों पर देश के विभिन्न हिस्सों में फहराने के बाद हमारी टीम, हमारा एयरफोर्स बाल भारती स्कूल पर इसका अंतिम पड़ाव है। इनकी यात्रा यहाँ पर पूर्ण हो रही है। तो एक इतिहास रचा है हमारी इस टीम ने। टीम HMI ने पहले अप्रैल 2021 में सिक्किम के हिमालय में राष्ट्र ध्वज लहराया था। उसके बाद वर्ष 2021 में ही स्वतंत्रता दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में
31 अक्टूबर 2021 को गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी इसी ध्वज को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद अंटार्कटिका में तिरंगे को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज ने अंटार्कटिका में पहली बार किसी भी देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 7,500 स्क्वायर फीट का साइज है, वो हमारे आज़ादी के 75 साल दर्शाता है, उसको सिंबॉलिक करता है। इसलिए इस तिरंगे का साइज 7,500 स्क्वायर फीट रखा गया है और इसको हमने जैसा वचन दिया था, जैसा प्रॉमिस किया था, जगह जगह इसको हम लहराया है। लाल चौक, श्रीनगर, यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, उसके साथ आज हम दिल्ली में आए हैं और इससे पहले हमने इसको अंटार्कटिका में और पाली राजस्थान में भी लहराया है। मतलब मकसद और उद्देश्य एक ही है, देश हर भारतवासी से जुड़ना। 2021 में शुरू हुआ ये अभियान ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में 3 इंस्ट्रक्टर की एक टीम द्वारा चलाया गया था। टीम ने देश भर में 7,500 वर्ग फुट और 75 किलोग्राम वजन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अभियान के दौरान टीम ने दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पीक पर भी तिरंगे का प्रदर्शन किया और पिछले साल श्रीनगर में भी इस तिरंगे को फहराया गया। देश की आन बान और शान यानी कि तिरंगा, करीब 7,500 स्क्वायर फीट बड़ा ये तिरंगा दुनिया भर में घूमने के बाद, देश के अंदर लाल चौक पर फहराने के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। HMI के प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में ये ध्वज दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। कैमरामैन MA खान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली द्वारका की यशोभूमि में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में अपना संबोधन देते हुए दुनिया भर के निवेशकों से भारत की विकास की यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। पीयूष गोयल ने इस कार्यक्रम में एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की कला और संस्कृति के साथ साथ नई तकनीक और कई स्टार्टअप कंपनियों को भी प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारत के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को काफी आकर्षक तरीके से दुनिया के सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश की गई। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारत में एक बड़ा बाजार के साथ साथ दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की क्षमता है और भारत दुनिया के लिए निवेश का केंद्र बनने के लिए तैयार है। We are happy to handhold investors who come to India. Invest India can be your one-stop shop. We now have a national single window system where all approvals can be taken care of. We invite you to make India part of your resilient and inclusive global value chains. The green economy and sustainability is at the core of all the various activities that we are undertaking, and I am very confident that an investment made in India can very rarely, if at all, go wrong. वहीं इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर में तकनीक के इस्तेमाल पर अपने अनुभव पर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में सचिव अनीता प्रवीण ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आपको सुनाते हैं। एक टेक्नोलॉजी का जो प्रस्तुतिकरण यहाँ पर है वो बहुत ही खूबसूरत है। बाहर के लोग जब आकर के देखें तो ये विश्वास उनको हो जाएगा कि भारत वो पुराना भारत नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी को अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इंटीग्रेट कर लिया। एक समावेश जो यहाँ देखने को मिला, एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर एक इत्र है तो उससे आपको पानी गिरने के बाद मिट्टी से जो खुशबू आती है वो अगर मिलती है, और उसी के ठीक बगल में आप देखते हैं कि हमने कैसे 4G, 3G, 2G के इक्विपमेंट को 5G में कन्वर्ट करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वेट इन इंडिया के बाद अब बारी है एक्सपीरियंस इन इंडिया की। देश में पहले एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर के फोकस और आगे की रणनीति पर इन्वेस्ट इंडिया की CEO और MD निवृत्ति राय के साथ बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। आपको सुनवाते हैं। इन्वेस्ट इंडिया ने पहली बार इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर का निर्माण किया है। यशोभूमि में मेरे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान है CEO और MD इन्वेस्ट इंडिया की निवृत्ति राय। बहुत धन्यवाद मैम। पहला फोकस, ये पहला एक्सपीरियंस कैसा है और इस बार का फोकस क्या रखा है आपने? तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पूरे जो आप ये देख रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं सब प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज, तो इसको मैं कहना चाहती हूँ एक्सपीरियंस इंडिया 0.1। जब तक हम 1.0 बनेंगे ना, जो जल्दी ही बनेंगे, तब आप देखिएगा कि हम कितनी तरक्की कर चुके होंगे, दिखाने के लिए दुनिया को
इसका मतलब आपने वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके पूरा एक एक्सपीरियंस जोन बनाने का कोशिश किया है। हमें ये भी पता चला है कि जो पंच तत्व होते हैं, 5 सेंसेस, उनका भी यहाँ पे आपने डिस्प्ले किया और उसको 5G जैसी बड़ी इमर्जिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड किया है। बिल्कुल, हमने ना इंसान की इंटेलिजेंस, नॉर्मल मैनुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल दोनों का इस्तेमाल किया है। अगर आप उधर उस तरफ देखेंगे तो आपको एक ऐसा शोकेसिंग मिलेगा जहां वो कमल की पत्तियों से, कमल की डंडियों से फाइबर बना रहे हैं और फैब्रिक बना रहे हैं। मतलब कितना सस्टेनेबल है। कोई भी डाइस जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है। तो हाथ की क्राफ्ट, चाहे आप हमारे शॉल्स देख रहे हैं, चाहे हमारे ये वीगन लेदर, दुनिया में आजकल ये जोर चला हुआ है कि जानवरों को मत मारो चमड़ों के लिए। हमारे देश में ऐसा लेदर बन रहा है जिसका आपको एहसास नहीं होगा कि वो लेदर नहीं है, वो वेजिटेबल से बना हुआ लेदर है। तो हम इतना कुछ कर रहे हैं हर एंगल में। मेरा मकसद है कि इन्वेस्ट इंडिया के ज़रिए हम अपना भारत दिखाएं। एक्सपीरियंस इंडिया का आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज कहाँ कहाँ लेकर के आप जा रही हैं और किस तरह से आप इंडिया स्टोरी को प्रोपेगेट करना चाहेंगी फ्यूचर में? हम एक्सपीरियंस इंडिया दुनिया भर में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो देश कल्चरली इतना आगे है, जो स्पिरिचुअली इतना महसूस करता है, वो देश टेक्नोलॉजी में भी कितना आगे है। हम हैंडक्राफ्ट से लेकर टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाएंगे। और मेरा ये डिज़ायर है कि हर देश में दिखाएं और सबसे पहला हमारा पड़ाव होगा डावोस में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए, और उम्मीद है कि ये जो कहानी है एक्सपीरियंस इंडिया की और नए ऊंचाई पर जाएगी और नए कीर्तिमानों छूएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया को पूरी दुनिया तक ले जाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है और आगे अभी बहुत सारे पड़ाव आने बाकी हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज़, यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली। जुलाई से सितंबर के बीच तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के उल्लेखनीय प्रदर्शन करने से सभी अर्थशास्त्रियों के भारत के बारे में अपनी राय को बदलने पर मजबूर कर दिया है। इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन और सरकार के वित्तीय अनुशासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को ही बदल दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास करने का सिलसिला लगातार जारी है। जुलाई से सितंबर के बीच ये उम्मीद से कहीं अधिक तेज गति से बढ़ी, जिसके बाद ये यकीन और बढ़ जाता है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे वर्ष के लिए अनुमान से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी। गौरतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सितंबर तिमाही में 7.7% बढ़ी, जो अर्थशास्त्रियों के रॉयटर पोल के 6.8% के पूर्वानुमान और भारतीय रिजर्व बैंक के 6.5% के अनुमान से ज्यादा है। विनिर्माण क्षेत्र का पिछले एक दशक से अर्थव्यवस्था में योगदान सिर्फ 17% रहा। वहीं सितंबर तिमाही में साल दर साल के प्रयासों से ये 13.9% बढ़ा। जुलाई से सितंबर तिमाही में सरकारी खर्च साल दर साल 12.4% बढ़ा, जबकि उससे पिछली तिमाही में इसमें 0.7% का संकुचन था। पिछले 3 महीनों में पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी देखी गई है, जो 8% से बढ़कर साल दर साल 11% हो गई है। ये निवेश के बड़े संकेतकों में से एक है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत वित्त वर्ष के लिए सरकार के 6.5% के विकास के अनुमान को पार कर जाएगा। हाल ही के जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी इसकी पुष्टि करते हैं। गौरतलब है कि अप्रैल से सितंबर के बीच पहली छमाही में भारत की विकास दर औसतन 7.7% रही, जो भारत की आर्थिक ताकत को दुनिया के सामने पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। वहीं साल 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP रफ्तार पूरे साल तेजी के साथ बनी रही। पहली तिमाही में 7.8%, दूसरी तिमाही में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई। GST कलेक्शन के आंकड़ों पर भी अगर नजर डालें तो ये भी काफी सकारात्मक रहा है। आर्थिक मोर्चे पर ये सभी संकेत सरकार द्वारा उठाए जा रहे निरंतर प्रयासों की बदौलत आते रहे। सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित किया, कई क्षेत्रों में PLI स्कीम के जरिए वित्तीय सहायता भी लोगों को दी। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का असर अब भारतीय शेयर बाजार पर भी सीधे तौर पर देखने को मिला। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी आज
भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 561 अंक की बढ़त के साथ 70,146 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 163 अंक की बढ़त के साथ 21,000 के स्तर पर खुला। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 790 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ 70,382 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया। तो वहीं निफ्टी भी 215 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 21,143 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया। बीते कल कारोबार के आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान के साथ बंद हुए थे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के संपन्न वर्ग से अपील की कि वो विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग के बजाय यहीं भारत में अपनी शादियां करें। पीएम मोदी की इस अपील का चौतरफा स्वागत हुआ और उद्योग जगत ने भी इस पर अपनी खुशी जताई है। इसे वेड इन इंडिया का नारा दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में शादियों का सीजन दोहरे जश्न का मौका होता है। एक तरफ परिवारों में शादी के जश्न से त्योहारों सा माहौल होता है, दूसरी ओर बाजार में कारोबार का माहौल होता है। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड जोर पकड़ रहा है, भारत से बाहर के डेस्टिनेशन पर जाकर शादियां रचाने का। देश में शादियों का सीजन चल रहा है। नए ट्रेंड्स और डेस्टिनेशन वेडिंग की चॉइस के बीच 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। लेकिन ये आंकड़े देश में हो रही शादियों से होने वाले कारोबार के हैं, जबकि हर साल लगभग 5,000 शादियां देश के बाहर आयोजित की जाती हैं। शादियों से बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बीच शादी विवाह के कार्यक्रम अपनी धरती पर ही आयोजित करने की अपील की है। मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। देश भर में शादी के लिए बैंक्वेट हॉल, होटल, खुले लॉन, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक पार्क, फार्म हाउस और कई अन्य प्रकार के आयोजन स्थल बुक किए जाते हैं। प्रत्येक शादी में सामान की खरीद के अलावा टेंट डेकोरेटर, फूलों की सजावट, क्रॉकरी, खान पान सेवा, यात्रा सेवा, कैब सेवा, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, बैंड सहित कई प्रकार की सेवाएं भी शामिल होती हैं। इसके साथ ही इवेंट मैनेजमेंट भी एक बड़ी व्यावसायिक संभावना बनकर उभरा है। बाहर विदेश में जाकर के जो शादियां होती हैं वो निश्चित रूप से भारत का पैसा बाहर जाता है। एक साल में अमूमन 5,000 शादियां ऐसी होती है जिस पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपया विदेश में खर्च होता है, और जो लोग बाहर जाते हैं वो भी बड़ी मात्रा में बाहर खर्चा करते हैं। अगर बात करें भारत के लोकप्रिय गंतव्यों की, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के फोर्ट बरवाड़ा में हुई शादी से लेकर कैटरीना कैफ, विक्की कौशल की सूर्यगढ़ पैलेस की शादी से ये डेस्टिनेशन काफी पसंद किए जाने लगे हैं। उदयपुर, जयपुर, चंडीगढ़ बड़े बड़े विलाज हैं, डेस्टिनेशंस हैं, तो मैं बिल्कुल इसके फेवर में वो करना चाहिए। और सच भी है इसमें कि रेवेन्यू भी जनरेट होता है, भारत का पैसा भारत में रहता है। हम लोग अपना पैसा जाके बाहर फॉरेन कंट्रीज में स्पेंड करते हैं, उनकी इकोनॉमी बेटर हो जाती है और अपने यहाँ हमारे को कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती लोगों को। भारत के अंदर ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ पर बड़े बड़े किले हैं, बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पर हम अच्छे अच्छे जो है वेडिंग तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। गोवा, लोनावला, द्वारका, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर, मथुरा, वृंदावन और आगरा जोड़ियों के पसंद के गंतव्य हैं। भारत के तमाम लोग पक्षधर हैं इस बात के कि भारत की शादियां भारत में ही हो। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील से ताल्लुक रखते हुए लोगों ने कहा कि भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये बहुत ही अच्छी पहल रहेगी। साथ ही साथ भारतीय लोगों को कारोबार मिलेगा और भारत का पैसा भारत में रहेगा। कैमरा पर्सन शिव के साथ अंबिका रश्मि, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए ये अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है और इस अपील का असर जो है जमीनी स्तर पर भी आगे आने वाले समय में हमें देखता हुआ नजर आएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 10 में। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर महाभियोग जांच की मंजूरी दे दी है। जांच के पक्ष में 221 मत पड़े तो वहीं इसके खिलाफ 212 सांसदों ने वोट किया। ये मतदान राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ उनके बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के आधार पर किया गया। हंटर बाइडेन पर $1.4 मिलियन टैक्स चोरी का आरोप है। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाए कि बाइडेन के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स ने इस कदम को पूरी तरह से राजनीतिक बताया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खेलों की, जहां तुगलकाबाद के करनी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स की निशानेबाजी स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का मानना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुरू होने से देश भर में पैरा खेलों को बढ़ावा मिलेगा। जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भारत के पैरा एथलीटों की अद्भुत प्रतिभा भी दुनिया के सामने आ रही है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया श्रृंखला में पैरा खेलों के शामिल होने के बाद भारत के पैरा निशानेबाज खुद को देश के खेल परिदृश्य में सबसे आगे पाते हैं। तो वहीं सरकार की ये पहल भी भारत में पैरा एथलीटों के लिए एक आशाजनक युग का संकेत देती है। कोच और पैरा एथलीट भी सरकार के इस अभूतपूर्व कदम से खुश हैं। हर किसी को उम्मीद है कि आने वाले समय में पैरा खेलों में पैरा एथलीटों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। All the credit goes to our Prime Minister because of the lay down to the ground, and especially for the para athlete it is amazing performance, and the Khelo India itself, it says the benchmark set by all the athlete, not even the regular athlete and the para athlete also, they are also performing in the Olympic level. Recently they also won nine quota till so far for the Paris. खेलो इंडिया एक नया प्लेटफॉर्म है जो हमें नई नई सीखने को देगा, और जितना हम ज़्यादा एक्सपीरियंस लेंगे उतना ज़्यादा हम आगे लाइफ में अच्छा कर सकते हैं और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत के पैरा एथलीटों की अद्भुत प्रतिभा भी दुनिया के सामने आ रही है। तो वहीं खेलो इंडिया पैरा गेम्स की पहल ये भी बयां कर रही है कि जब हर वर्ग को समान अवसर मिलता है तो संभावनाएं भी असीमित हो जाती हैं। खेलो इंडिया ने देश के लिए हमेशा से नए एथलीट तैयार किए हैं और हमेशा से ही टैलेंटेड एथलीट्स को मौका दिया है, और जिसके कारण हमने देखा है कि खेलो इंडिया से निकले हुए एथलीट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर देश के लिए कई मेडल्स जीते हैं। अब इसमें पैरा गेम्स के शामिल होने से इसने समावेशिता के सिद्धांत को बढ़ावा दिया है और देखें तो एक मैसेज भेजा है सबके लिए कि सबकी इम्पोर्टेंस है। और जिस तरह से हम भारत सरकार के स्कीम्स देखें तो उनकी जो स्कीम्स हैं एबल बॉडीज़ और पैरा एथलीट्स दोनों के लिए समान हैं, और जिस तरह से दोनों खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, खिलाड़ियों को एनकरेजमेंट मिलता है, इससे यही संदेश जाता है कि इस देश में सबके लिए समान व्यवस्था है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार की स्कीम से हमारे एथलीट्स को फ़ायदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने एशियन गेम में शानदार प्रदर्शन किया, और आने वाले समय में भी वो बड़े मेगा इवेंट्स में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए और मेडल जीत कर लाएंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले दोनों मैच बारिश से प्रभावित रहे थे। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने DLS नियम के तहत 5 विकेट से अपने नाम कर लिया था। अभी अफ्रीका के पास 1-0 की बढ़त है। भारतीय टीम अब इस सीरीज को अपने नाम कर नहीं कर सकती। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।